नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68वीं बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हमको जीव विज्ञान के एमसीक्यू को हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 665 तक कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 666 आपके सामने है। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ न्यू सिस्टमेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है। आपके इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ए अरस्तु, बी थियोफ्रेटस, सी कार्लिनस, डी जूलियन हक्सली, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं जो अरस्तु एरिस्टोटल है उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेटस को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी, जो हमारा पादप विज्ञान है। और जंतु विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु को। ठीक है। कार्ल लिनस का नाम कहाँ आता है, लिनस लिखा हुआ है केवल, ये होता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, उन्होंने वर्गीकरण किया था। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है कार्ल लिनस को। बच गए आपके जूलियन हक्सले, तो ये न्यू सिस्टमेटिक्स के जनक हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 666 हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 667 आपके सामने क्वेश्चन नंबर वो पूछ रहा है एक प्रश्न की वाटर मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय, ये आपको कुछ नीचे जो है ना प्रोसेस दिए हुए, इसमें से आपको चूज़ करना है। हिंदी साइड देख लेते हैं कि जो जल है वो कोशिका झिल्ली के आर पार किसके द्वारा जो है आर पार होता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एक्सोसाइटोसिस, बी एंडोसाइटोसिस, सी ओस्मियोसिस, डी डिफ्यूजन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए जैसा हम लोग जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है वो कैसी है, सेमी परमिएबल है। मतलब हर चीज़ उसके आर पार अपनी इच्छा अनुसार नहीं जा सकती। कुछ चीज़ों को वो रोक देती है, कुछ को जाने देती है। ठीक है, मान लेते हैं कोशिका या सेल है। ठीक है, तो कुछ को रोक देगी, कुछ को नहीं जाने देगी, सेमी परमिएबल होती है। अब आपके ऑप्शंस कह रहे हैं एक्सोसाइटोसिस, एक्सो का मतलब हो गया बाहरी या बाहरी, और साइटोसिस का मतलब हो गया सेल से रिलेटेड। ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस, ये दो प्रक्रियाओं की बात कर रहा है। एक जो सेल के अंदर हो रही है वो एंडोसाइटोसिस कहलाएगी, जो सेल के बाहर हो रही है, कोशिका के बाहर हो रही है, एक्सोसाइटोसिस कहलाएगी। ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी जो ओस्मियोसिस है, ये क्या कह रहा है, ओस्मियोसिस की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना। ये हर जितनी भी ओस्मियोसिस की प्रक्रिया सब में एक बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। एक साइड एक लिक्विड भरा होगा, एक साइड दूसरा लिक्विड होगा। तो ये क्या करेगी मेम्ब्रेन, ये लिक्विड के जो है मतलब सॉल्यूट जो उसमें घुले हुए पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए इसमें नमक है। ठीक है, NaCl लिख देते, यहाँ भी नमक है। अब दोनों में अगर मान लीजिए 5-5 ग्राम नमक घोला गया, तो जिस साइड पानी की मात्रा कम है वहाँ पर क्या होगा, नमक की मात्रा ज़्यादा होगी, ज़्यादा कड़वा होगा, इधर कम होगा। तो पानी हमेशा ऐसी जगह से दूसरी जगह जाएगा जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से इधर जाएगा, ये ओस्मोसिस की प्रक्रिया कहलाती है। पानी जाएगा, नमक नहीं जाएगा, नमक वहीं का वहीं रहेगा और तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। ये प्रक्रिया कहलाती है ओस्मोसिस। और कोशिका झिल्ली से भी ओस्मोसिस के माध्यम से पानी का प्रसार या आर पार होता है। ठीक है, डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है ना, ये आमतौर पर गैसेस के लिए इस्तेमाल होता है। डिफ्यूज़न जब दो गैस आपस में मिलती है उस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। हमारे जो सांस लेने की प्रक्रिया वो डिफ्यूज़न के माध्यम से होती है। ऑक्सीजन जो ब्लड में आती है एलिविली के थ्रू, वो डिफ्यूज़न की वजह से आती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 667 देखा, आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 668 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स इज नोन एज, राइबोसोम के बिना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किस रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ मतलब खुरदुरा, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकना, न्यूक्लियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियस या नाभिकी के अंदर हो। ऑप्शन डी कह रहा है नॉन राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसा गैर राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बताइए। अगर किसी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं होंगे तो क्या होगा, देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पहली चीज़ हम ये जान लेते हैं एक सेल ऑर्गेनेली है, मतलब कोशिकांग है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और किस में पाया जाएगा, यूकारियोटिक सेल में, यूकारियोट्स में, ठीक है। प्रोकारियोटिक सेल जो प्रिमिटिव सेल्स हैं उसमें नहीं पाया जाता, पहली चीज़। यूकारियोटिक सेल में पाया जाएगा, साथ ही साथ इसका मुख्य काम क्या होगा, इसका मुख्य काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और प्रोटीन बनाता है। और दो तरह के होते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होते हैं रफ वॉल्ड, एक होते हैं स्मूथ, मतलब एक खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो राइबोसोम जिनके ऊपर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम पाया जाएगा वो कहलाएंगे रफ वॉल्ड या खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो जिन पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा वो कहलाएगा चिकना या स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन बी सही होगा इसका, प्रश्न नंबर 668 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 669 आपके सामने है, पूछ रहा है प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड दैट आर लिंक्ड बाय, प्रोटीन अमीनो एसिड के बहुलक हैं जो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के जो है लिंकेज हैं, है ना। पहला ऑप्शन कह रहा है पेप्टाइड लिंकेज, ऑप्शन बी कह रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सी फॉस्फोडेस्टर लिंकेज, डी वांडरवॉल लिंकेज या वांडरवॉल फोर्स भी कह सकते हैं। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आइए समझते हैं। देखिए प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड के पॉलीमर्स है, ठीक है। ये बात हमें प्रश्न से पता चल गई। अब आपस में अमीनो एसिड जब हाथ मिलाएंगे तभी तो लंबी चेन बनेगी, तभी तो प्रोटीन कहलाएगा, कई सारे अमीनो एसिड मिल जाएंगे। अमीनो एसिड किससे जुड़े होते हैं, तो अगर आपको पता हो कि पेप्टाइड बॉन्ड, कहीं ना कहीं पेप्टाइड में अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन जैसा नाम लिख रहा है, सुनाई दे रहा है, ये याद रखने के लिए काफ़ी है इतना, वहाँ आपको ऑप्शन पहचानना है। अगर आपको ये याद रह गया कि पेप और प्रोटीन एक जैसा सुनने में सुनाई देता है तो ये सही उत्तर होगा, पहली चीज़ ये इसका सही उत्तर है। अब इसको प्रॉपरली एक बार देख लेते हैं। तो होता क्या है कि जो है ना इसमें अगर अमीनो एसिड दो, एक सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड हो तो उसमें क्या होंगे, वो कहलाएंगे डाई पेप्टाइड। क्यों, दो उसमें अमीनो एसिड जुड़ गए, कहने का मतलब ये ऐसा होगा तो डाई पेप्टाइड हो गया, ऐसा हो गया तीन बॉन्ड मिल गए तो ट्राई पेप्टाइड कहलाएगा, ठीक है। ये पेप्टाइड लिंकेज हो गया ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है बॉन्ड ऑर्डर की, ठीक है। चलिए बॉन्ड ऑर्डर छोड़ देते हैं रसायन विज्ञान की क्लास के लिए, ये फिलहाल ये ठीक है। अब बाकी ऑप्शनों पर भी नज़र मार लेते हैं। प्रोटीन और अमीनो एसिड का तो हमने देख लिया, अब ये देख लेते हैं ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में कहीं ना कहीं आपको एक ग्लूकोज जैसा या ग्लाइकोज जैसे साउंड आ रही होगी, है ना। और ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स का कहीं ना कहीं। तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो है जब दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो वो ऐसा लिंकेज बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक। मान लीजिए ये कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, गोल नहीं होगा, समझने के लिए काफ़ी है, ये है, इनके बीच में मान लीजिए एक ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो बॉन्ड है इसको कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं लैक्टिक एसिड, अच्छा उदाहरण है। लैक्टिक एसिड जो होता है उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं फॉस्फोडिस्टर लिंकेज। फॉस्फोडिस्टर लिंकेज कल हम लोगों ने चर्चा की थी, फॉस्फोडिस्टर लिंकेज पाया जाएगा डीएनए में। अगर ये डीएनए है मान लीजिए तो एक जो डंडी है इसके अंदर जो होंगे लिंकेजेस वो तो कहलाएंगे फॉस्फोडिस्टर। और
ये दोनों को आपस में जोड़ने के लिए जो फोर्स लगेगा वो होगा वॉन डेर वाल लिंकेज। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, वॉन डेर वाल फोर्स के अंडर आएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 669 का ऑप्शन होगा ए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ आपको दे दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस क्लासेस 3 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं, और 68 पीटी की परीक्षा जो 12 फरवरी को अभी तक होना निर्धारित है, उसके लिए 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ बैच शुरू हो गए हैं। आप लोग अगर चाहें तो बैचेज अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 670 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पशु ऊतकों में ऊर्जा का भंडार है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन एनिमल टिश्यूज़। तो अगर देखिए एनिमल टिश्यूज़ की बात आ रही है तो इसको ऑड एंड आउट से करते हैं, डायरेक्ट तो फिर हम बता ही देंगे। चलिए देखते हैं। अब एनिमल टिश्यूज़ में क्या क्या नहीं मिलेगा, तो सेल्यूलोज नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टार्च भी हमारे शरीर में भंडारण नहीं होता। क्यों? ये दोनों किसके हैं? पादप जगत के या प्लांट किंगडम का स्टोरेज तरीका है। ऊर्जा का भंडारण पेड़ों में इस तरह से होता है। ठीक है, और किसी भी पशु में नहीं मिलेगा इस तरह का भंडारण। अब हमारे पास बच गए दो ऑप्शन, या तो ग्लूकोज होगा या तो ग्लाइकोजन होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ भी जो भोजन में खाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भोजन क्या होता है? अवशोषित होता है या एब्जॉर्ब होता है छोटी आंत में, और वो खाना हमें क्या देता है? ऊर्जा। हम लोगों ने बात भी की थी, सारा खेल ऊर्जा का है। तो ऊर्जा जो रिलीज होगी वो किससे मिलेगी? ग्लूकोज के फॉर्म में। अब ग्लूकोज के फॉर्म में ऊर्जा तो मिलती है, परंतु जो भंडारण है वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि ये जो ग्लूकोज है ये किस में बदल जाएगा? ये बन जाएगा ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज का एक पॉलीमर है। ठीक है, ग्लाइकोजन में बदल जाएगा और ग्लाइकोजन के माध्यम से स्टोर हो जाएगा। अब जब भी ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की शरीर में तो ग्लाइकोजन क्या होगा? ग्लूकोज में बदलेगा और फिर ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये तो गई बात। अब ग्लूकोजन कहाँ स्टोर रहता है? तो इसका भंडारण होता है लिवर में। जो हमारा जिगर है या यकृत है उसमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में भंडारण होता है। प्रश्न नंबर 670 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 671 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में डैश गुना अधिक घुलनशील है। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? देखिए हमारा जो श्वसन प्रणाली है, जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसमें दो गैसेज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम वातावरण से लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। हमारे शरीर में जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से ऑक्सीजन कोशिकाएं छोड़ती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेती हैं अपना ऊर्जा का उत्सर्जन करने के लिए। तो कोई एक बात। अब बात आ रही है घुलनशीलता की। तो घुलनशीलता के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये तो हमें प्रश्न से पता चल गया। कितनी ज़्यादा होती है? तो ऑप्शन होगा ए सही, 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है। और खून में जो ऑक्सीजन है वो किस माध्यम से बहती है? तो बहती है कार्बोनेट के फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बोनेट। ऐसा नहीं कि CO2 जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो तो आयरन के साथ चिपक के चल देती है Fe2+ के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह नहीं चिपकती है, कार्बोनेट के फॉर्म में जाती है, और ये कार्बोनेट के फॉर्म में जब लंग्स में आती है तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप लेती है और बाहर हो जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है HCO3-। ये कार्बोनेट का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। चलिए, ये सॉरी बाइकार्बोनेट का, नॉट कार्बोनेट। ठीक है, प्रश्न नंबर 671 का हमने देखा। और देखिए इसी वजह से क्या होता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें? लंग्स में या गुर्दों में, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के पास। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है आपकी एल्वेली वाली, है ना, इस तरह से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होता है, ये सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से, घुलनशीलता ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, प्रश्न नंबर 671 हमने देखा। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 672 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है, वेयर इज प्रोथ्रोम्बोबिन प्रेजेंट। प्रोथ्रोम्बोबिन कहाँ मौजूद होता है? थ्रोम्बोसाइट्स के अंदर, लिम्फोसाइट्स के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, या आरबीसी की सतह पर। ठीक है, बताइए। थ्रोम्बोसाइट्स आपके हो गए क्या? ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स आपके क्या हो गए? प्लेटलेट। तो ये तो होगा नहीं, प्लेटलेट्स में नहीं होगा। लिम्फोसाइट्स ये हो गए डब्ल्यू से रिलेटेड लिम्फ नोड्स आपके, है ना, ये भी नहीं होगा। प्लाज्मा में थ्रोम्बोबिन किस में होता है? प्रोथ्रोम्बोबिन प्लाज्मा में। आप थोड़ा समझ लेते हैं, आरबीसी में भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सही होगा, प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बोबिन पाया जाता है। अब प्रोथ्रोम्बोबिन का कार्य क्या है? तो जो प्रोथ्रोम्बोबिन है ये असक्रिय रूप या इनएक्टिव है। किसका फॉर्म? थ्रोम्बोबिन का। ठीक है, अब इसका इनएक्टिव फॉर्म है। तो प्रोथ्रोम्बोबिन का मतलब हो गया, प्रो मतलब पहले और थ्रोम्बिन मतलब थ्रोम्बिन से पहले। तो वो असक्रिय रूप हो गया, ये सक्रिय रूप है। अब इसकी क्या ज़रूरत है? अब ये थ्रोम्बिन जो है ये क्या है? एक एंजाइम है। और ये क्या करेगा? ये मदद करेगा किसकी? ये मदद करेगा फिब्रिनोजन की। फिब्रिनोजन, और फिब्रिनोजन का क्या काम है? फिब्रिनोजन का काम है फिब्रिन बनाना। समझते जाइए। ठीक है, फिब्रिन बनाना। और ये फिब्रिन क्या करेगा? फिब्रिन वो जाल है, जब कहीं चोट लग जाती है तो रक्त जो बह रहा है, जो ब्लड बह रहा है, उसकी क्लॉटिंग में उसको रोकने के काम आता है, जाल बना लेता है। और इस जाल में जैसे पोखर में मछली फंसती है जाल में, उसी प्रकार फिब्रिन जो जाल है इसमें क्या फंसता है? आरबीसी, और खुरट बन जाती है, एक ना, क्लॉट बन जाता है, खून बहना बंद कर जाता है। तो जिस प्रकार प्रोथ्रोम्बोबिन थ्रोम्बोबिन का असक्रिय रूप है, उसी प्रकार जो फिब्रिनोजन है ये फिब्रिन का एक असक्रिय रूप है। तो थ्रोम्बोबिन इसलिए बनता है कि फिब्रिनोजन को जगाए कि भाई फिब्रिन बनाओ, चोट लग गई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 672 का सही उत्तर क्या हो गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, हम लोगों ने चर्चा कर ली 672 की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 673 एक रोचक प्रश्न आपके सामने है। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अ मिडिल एज्ड मैन वुड लीड टू। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के में अगर वृद्धि हार्मोन का अति स्त्राव होने लगे तो उसे क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा? देखिए, आयु के साथ साथ जो लंबाई है वो बढ़ती है ना, छोटे बच्चे की लंबाई बढ़ती है। और करीबन करीबन 16 मैक्सिमम 18 साल तक जितनी लंबाई बढ़नी होती है बढ़ जाती है। और पूरे जीवन भर वो व्यक्ति उसी जो है लंबाई के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सेक्रीशन करता है एक हार्मोन का, इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब दो स्थिति होती है। अगर इस ग्रोथ हार्मोन की कमी रह जाए तो बौनापन आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, जितना निकलना चाहिए था उतना नहीं निकला, तो हाइट नहीं बढ़ी, लंबाई नहीं बढ़ी, व्यक्ति छोटा रह गया, तो उसको बौना या डॉर्फिन कहते हैं। ठीक है, बौनाबाद। अगर इसका रुकना कम नहीं हुआ, बढ़ता ही चला गया, तो आदमी बहुत ज़्यादा अत्यंत लंबा हो जाता है, जिसको कहा जाता है विशालवाद। ठीक है, अब बात आ जाती है बी की। क्या हुआ? 18 साल तक तो जितनी लंबाई बढ़नी थी बढ़ गई। ठीक है, मोटा मोटा मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि ये ग्रोथ हार्मोन निकलना बंद हो गया, व्यक्ति की उम्र बढ़ रही है, और किन्हीं कुछ कारणों से ये हार्मोन मान लीजिए 34 या 35 साल की उम्र में फिर निकलना शुरू हो गया। तो क्या दोबारा लंबाई बढ़ेगी? नहीं।
ऐसी जो स्थिति होगी उसको कहा जाएगा एक्रोमेगैली। ठीक है, ये एक बीमारी है। अब इसमें क्या होगा, वो चर्चा हम लोगों ने करी ली। इसमें लंबाई नहीं बढ़ेगी, हार्मोन निकल रहा है तो कहीं ना कहीं तो अपना असर दिखाएगा। तो क्या होगा, बॉडी में विकार उत्पन्न होने लगेंगे। कैसे, मान लीजिए सर बढ़ने लगेगा, हाथ पैर अजीब से हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े तिरछे। जब ये हार्मोन अपने समय पे निकलेगा तो बराबर से शरीर बढ़ता है, परंतु 34 या 35 साल एक अधेड़ उम्र में अगर ये निकलेगा तो फिर उसका जहाँ असर होगा, मान लीजिए पैर टेढ़े हो गए, ऊपर का शरीर नहीं बढ़ा, है ना, तो कुल मिला के शरीर बड़ा ही बॉडी डिसफिगर्ड हो जाएगी, है ना, आउट ऑफ ऑर्डर, भद्दा लगने लगेगा व्यक्ति। खैर, प्रश्न नंबर 673 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसीलिए कहा जाता है अति हर चीज़ की बुरी। तो जीवन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रश्न पर वापस आते हैं। प्रश्न नंबर 673 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। एडिसन रोग की ओर चर्चा कर लेते हैं, दिया है ऑप्शन में। तो एडिसन रोग होता है तब जब जो एड्रीनलिन ग्लैंड है ना, जो एड्रीनलिन क्या है, सी है, अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इसका जब जो स्राव है एड्रीनलिन, एड्रीनल ग्लैंड्स का, वो निकलना कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है या कम हो जाता है, निकलना चाहिए, ऐसी स्थिति में हो जाता है एडिसन रोग। ठीक है, इस स्थिति को कहते हैं एडिसन रोग। प्रश्न नंबर 673 हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। चंदमनी IAS अकेडमी BPSC 67 और 68 के लिए लेके आया है मेंस टेस्ट कोर्स। GS की क्लासेस जिसके लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं, और ऑप्शनल टेस्ट 1 अक्टूबर से फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलासफी, LSW, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए शुरू हो गए हैं। इसमें 20 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 674 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि वेयर आर द एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेटेड। जो अधिवक्र ग्रंथियाँ हैं वो कहाँ स्थित होती हैं। क्या ये किडनी के ऊपर या गुर्दों के ऊपर है, क्या ये फेफड़ों के बीच में बिटवीन द लंग्स है, अराउंड ट्रैकिया श्वास नली के आसपास, या जिगर के पास। ई ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए, हमें पता है कि जो किडनी है उनके ऊपर जोड़ा होता है किडनी का, किडनी के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ एड्रीनलिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, अधिवक्र ग्रंथियाँ। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये तो हमने समझ लिया। अब फेफड़ों के बीच में कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी फिर। ठीक है, तो फेफड़ों के बीच में या बिटवीन द लंग्स पाई जाएगी थाइमस ग्लैंड, थाइमस। वो जगह नहीं मिली, चलिए यहाँ लिखते हैं। फेफड़ों के बीच में पाई जाएगी थाइमस। ये ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, श्वास नली के आसपास जो ट्रैकिया है, जो श्वास नली है, उसके पास कौन सी मिलेगी, थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, इसका क्या काम होता है थायरॉयड ग्लैंड का। आयोडीन वाली बात की थी, नहीं होगा, आयोडीन नहीं मिलेगा तो ये थायरॉयड ग्लैंड सूझ के क्या बना लेगी, गोइटर, घूंगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 674 हमने देखा, ऑप्शन ए सही हुआ इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 675 आपके सामने है। इसमें आपको कुछ ब्रांचेस दी हुई हैं अलग अलग स्टडी की, और दूसरी तरफ आपको उनको जोड़ा गया है, आपको उसमें सही चुनना है। पहला दिया हुआ है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है, एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, है ना, कीड़ों के बारे का अध्ययन। तो एंटोमोलॉजी को हम मिलाएंगे ऑप्शन सी से, स्टडी ऑफ इंसेक्ट से, यार कीड़ों के अध्ययन से। तो एंटोमोलॉजी क्या हो गया, एंटोमोलॉजी होता है कीड़ों का अध्ययन। ठीक है, और ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, लेक्सिकोग्राफी। तो लेक्सिकोग्राफी क्या होती है, लेक्सिकोग्राफी होती है शब्दकोश का संकलन या कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। ऑप्शन बी सही है इसका। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, फिलोलॉजी। तो फिलोलॉजी क्या होती है, फिलोलॉजी होती है कि जो लैंग्वेज का, भाषा का जो विज्ञान है, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, उसको कहा जाता है फिलोलॉजी। आइकनोग्राफी,
आइकनोग्राफी होता है, देखिए अलग अलग आइकन्स होते हैं ना, आइकन समझ रहे हैं। एक तरह का समझ लीजिए कि कुछ मान लीजिए ये बना हुआ है, स्टार कहीं बना हुआ है, तो एक तरह का आइकन है ये। तो जो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्टोरियल मटेरियल जो होता है किसी भी सब्जेक्ट में, पिक्चर के माध्यम से कुछ समझाना, वो आइकनोग्राफी के भीतर पढ़ा जाता है। मैप्स नहीं, मैप्स पढ़ा जाता है कार्टोग्राफी के अंडर, जो मैप बनाते हैं लोग, है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 675 का हमने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 676, 676 आपके सामने है। प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन यूट्रोट्रॉफिक झील की विशेषता नहीं है। यूट्रोट्रॉफिक लेक्स, ये वो लेक है या वो झीलें हैं जहाँ पर क्या हुआ है इनमें कि अत्यधिक जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट का मतलब कि केमिकल किसी जो कारखाने से बहकर आ गए या किसी खेतों से पानी बहकर आ गया और वो आके झील में मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कई सारे रासायनिक पदार्थ जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और अन्य वो आके इसमें मिलने लगेंगे। किसमें? झील के पानी में। तो झील के पानी में क्या होगा, उसकी सतह पर काफ़ी सारी काई बननी शुरू हो जाएगी। क्यों? न्यूट्रिएंट मिल गया, है ना, इसी को न्यूट्रिएंट कहा जा रहा है रासायनिक पदार्थ को। और जब काई सतह पर ज़रूरत से ज़्यादा बन जाएगी तो सूर्य की रोशनी पानी के भीतर नहीं जा पाएगी, और पानी के भीतर नहीं जाएगी तो पानी के अंदर क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पानी के अंदर जो पेड़ हैं सतह पर जो कर रहे थे, उनको ऑक्सीजन जब सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बंद होते ही तो पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जिसको कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बोलते हैं, इसकी मात्रा कम होने लगेगी। ठीक, और धीमे धीमे पेड़ मर जाएंगे। और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो धीमे धीमे मछली और उसमें रहने वाले जो जीव हैं पानी के अंदर वो भी मर जाएंगे। और अब होगा क्या, उनके मरने के बाद उनका जो शरीर है, पेड़ हो चाहे पौधे हों, वो अब ऑक्सीजन के माध्यम से गलने लगेंगे, तो बची कुची जो ऑक्सीजन है वो और कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति को क्या होगा, कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। और पूरा जो झील की प्रणाली है ना, जो सिस्टम पूरा बना हुआ है लेक का, वो खत्म हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एक मोटा मोटा समझ लिया कि यूट्रोफिकेशन होता क्या है। अब इससे हमने क्या समझा कि क्या हम इसमें देखिए विशेषता नहीं देखनी है ना, कौन सा गलत है। तो हमने क्या देखा कि उसमें ढेर सारा क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो ऊपर काई बन गई है या एल्गी बन गई, उसकी वजह से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम नहीं है, बढ़ गई है। क्यों? ढेर सारी काई बन गई, पहले नहीं थी। पहले जब पानी में रासायनिक तत्व नहीं थे तो नहीं थी, तो ये तो गलत हो गया। बी क्या कह रहा है कि एल्गल बूम्स आर फ्रिक्वेंट इन यूट्रोफिक लेक्स, तो अभी हमने बात की कि ढेर सारी काई बन जाएगी, उनको पोषक तत्व मिल गए, तो ये तो होगा। सी क्या कह रहा है, मतलब ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, पौधों में पोषक तत्वों का प्रवाह अधिक होता है, तो ये बात भी सही है। प्लांट न्यूट्रिएंट फ्लक्स इज हाई, अभी हम लोगों ने बात कर ली। डी कह रहा है डोमिनेटेड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, तो सतह पर जो एल्गी बनेगी या जो शैवाल बनेंगे वो कौन से होंगे, नीले और हरे, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये बात भी सही है। आपको गलत कथन का चुनाव करना था, प्रश्न ए गलत है। अगर यही होता कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज हाई, प्राथमिक उत्पादकता ज़्यादा है, तब ये ऑप्शन भी सही होता। उस स्थिति में हम लोग ई ऑप्शन पर लगाते। बहरहाल ऑप्शन ए गलत है और गलत का चुनाव करना है, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 677, 670, इसमें आपसे पूछ रहा है स्टेम मॉडिफिकेशन, तनुओं में जो संशोधन हुआ है उनके बारे में कौन सा नहीं है। पहला कह रहा है पिक्चर ऑफ नेफ्थेनीज। पिक्चर ऑफ नेफ्थेनीज क्या है? नेफ्थेनीज होता है पिचर प्लांट। अभी पिचर प्लांट क्या होता है? पिचर प्लांट ऐसी मिट्टी में पाया जाता है जहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम रहती है, तो पेड़ों को अपने बढ़ने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे पेड़ क्या होते हैं, मांसाहारी पौधे बोले जाते हैं। ठीक है, कार्निवोरस प्लांट्स। ये क्या करते हैं, इनके एक पत्ती में मटका जैसा रहता है, उसमें
चिपचिपा पदार्थ होता है, कीड़ा आके बैठता है, पत्ती ऊपर से बंद हो जाती है और ये फिर उस जो चिपचिपा पदार्थ है उसके माध्यम से कीड़े को पचा लेता है। ठीक है, तो ये कहलाया जाता है एक मांसाहारी पौधा, कार्निवोरस प्लांट्स। ठीक है, ये हो गया, संडीव हो गया, कई सारे। ठीक है, तो नेफ्थनीज का जो घड़ा है, जो उसका पिचर है, वो किसका बना होता है? पत्ती का, है ना, तने का नहीं होता। संशोधन नहीं था, पहला ऑप्शन तो फिलहाल सही है। आगे बढ़ते हैं। बी कह रहा है राइजोम ऑफ जिंजर, अदरक का जो प्रकंद है, वो तो भाई पता है हमें, अदरक में क्या होता है, छोटी छोटी किल्लियाँ फूटने लगती हैं सर्दियों में, तो ये एक प्रकार का स्टेम संशोधन है। कॉर्म ऑफ यैम्स, यैम हो गया आपका सूरन या फिर जिमीकंद। सूरन जिमीकंद एक ही फल का नाम है, एक बड़ी सी तना जैसा होता है, गोल, ज़मीन के नीचे, है ना, खाया भी होगा, सब्जी अच्छी बनती है इसकी। तो कॉर्म ऑफ यम से ये भी एक तरह का स्टेम है, जो खाना संभाल के पेड़ ने रखा हुआ है, किस में रखा हुआ? अपने तने में, जो ज़मीन के नीचे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ज़मीन के नीचे पाया जा रहा है तो जड़ ही होगी। ठीक है, इस चीज़ गलतफहमी को निकाल दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, प्रश्न गलत नहीं होंगे। खैर, ये भी एक प्रकार का स्टेम संशोधन है। आलू का कंद, ट्यूबर ऑफ पोटैटो, तो ये भी एक क्या है, स्टेम का संशोधन या मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। गलत का चयन करना था, ऑप्शन ए गलत है और हमने इसको चुन लिया ऑप्शन ए को, यही उत्तर है इसका। आगे बढ़ते हैं। चंदमनी आईएएस एकेडमी 68वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए लेके आया क्लास और टेस्ट सीरीज, जिसमें 41 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 678 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है, ड्यूरिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड द ओव्यूल्स डेवलप इनटू डैश एंड द ओवरी मैच्योर्स इनटू डैश। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की प्रक्रिया के बाद की अवधि के दौरान बीजांड किस में बदल जाते हैं और अंडाशय किस में बदल जाते हैं। अब देखिए, जो फर्टिलाइजेशन या परागण की प्रक्रिया होती है, उससे क्या होता है, जो एंथर्स हैं या जो पॉलन ग्रेन्स हैं, वो एंथर से निकलकर किस पे गिरेंगे? स्टेमन पर, फीमेल पार्ट के ऊपर, और ये जाके फीमेल पार्ट में अंदर पहुंचेगा। अंदर सुराही जैसा समझ लीजिए स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। अंदर रहते हैं क्या? बीजांड या ओव्यूल्स, और ये बाहर वाली होती है, इसको जो संभाल के रखती है वो कहलाती है ओवरी। ठीक है, बाहर की उसकी दीवार। तो अब क्या होगा, ये जो अंदर के ओव्यूल्स हैं, जो बीजांड है, उनका निर्माण किस में होगा? फल को देख लीजिए, आम का फल देखिए, आम तो होता है, उसमें जो गूदा होता है वो किससे बनेगा? ओवरी से, है ना, अंडाशय से। और जो बीज है वो किससे बनेगा? बीजांड से या ओव्यूल से। अब देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन चूज होगा, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ए में बीज आ जाएगा और बी में आ जाएगा फूल। नहीं, इसमें पहला वाला बनेगा, बीजांड से बनेंगे बीज और फल। तो इसके हिसाब से सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी। ठीक है, बीजांड बन जाएंगे बीज और अंडाशय बन जाएंगे फल, फूल नहीं बनेगा कहीं भी, है ना। तो फूल वाले ऑप्शन पहले के फूल से ही तो बन रहे हैं सब, तो फूल तो पहले ही गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए, जहाँ फूल है वहाँ कट गया, आप क्या बचा? फल और बीज। तो अंदर फल होगा कि पहले बाहर फल होगा, वो आप देख लीजिए। गूदा अंदर होता है कि बीज अंदर होता है? अमूमन एंजियोस्पर्म में बीज अंदर होता है, गूदा बाहर होता है। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 678 का ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 679 ये पूछ रहा था, प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैक्स वास्कुलर टिश्यूज एंड सीड्स इज। वह पादप समूह जो बीजाणु और भ्रूण पैदा करता है लेकिन संवहनी ऊतकों और बीजों की कमी होती है, ये किस में होता है? क्या वो ब्रायोफाइटा है, क्या वो टेरिडियोफाइटा है, क्या वो ट्रैकियोफाइटा है, क्या वो एंजियोस्पर्म है? उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जो हमारा प्लांट किंगडम है या जो पादप जगत है, उसमें जो वर्गीकरण हुआ है उसका क्या है? पहला है थैलोफाइटा, ऐसे पेड़ जिनमें काई या शैवाल आते हैं। ठीक है, उसके बाद आया ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा वो जिनमें छोटी मोटी पत्तियां और कुछ जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तना नहीं मौजूद होता। फिर उसके बाद जो वर्गीकरण हुआ उसको बोला गया ट्रैकियोफाइटा, ऐसे जिनमें तना मौजूद था पेड़ों में। उनके 3 वर्गीकरण और होते हैं, एक होता है टेरिडियोफाइटा, एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म।
एंजियोस्पर्म वो पेड़ होते हैं जो पूर्ण रूप से पेड़ कहलाने लायक हैं, जो हमारे सामने दिखाई देते हैं, इनमें फल फूल सब होता है, ठीक है। और हमारे घर में जो फल हम लोग खाते हैं, जैसे आपका सेब हो गया, अनार हो गया, जितने भी बड़े पेड़ हैं वो सब एंजियोस्पर्म के भीतर आते हैं, ठीक है, आमतौर पर। चलिए, तो अब ये क्या कह रहा है कि संवहनी ऊतकों और बीजों की कमी होती है। तो संवहनी ऊतक इसमें किस में नहीं मिलेंगे? एंजियोस्पर्म में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ट्रैकियोफाइटा में नहीं मिलेंगे। क्यों? ट्रैकिया मतलब संवहनी ऊतक हो गए, है ना, वास्कुलर टिश्यूज़ हो गए, वास्कुलर टिश्यूज़ होंगे नहीं। अब आपके एक हो गया टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में भी नहीं मिलता, बच गए एक ऑप्शन बचा ब्रायोफाइटा। भाई आपके संवहनी ऊतक जो है वास्कुलर टिश्यू किस किस में नहीं है? ब्रायोफाइटा में नहीं है और थैलोफाइटा में नहीं है। थैलोफाइटा ऑप्शन में दिया नहीं है, यही ऑप्शन होगा। और ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर, ठीक है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स। ये बीजाणु का मतलब ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये अमूमन कैसी जगह पाया जाएगा? जहाँ पर पानी आसपास होगा, क्योंकि उसके स्पोर्स जो है पानी के थ्रू माध्यम से आगे बढ़ते हैं ना, शायद डिस्पर्जन जो है वो वाटर से होता है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 680 आपके सामने पूछ रहा है कि जीवों के विकास के संदर्भ में, है ना, एवोल्यूशन के टर्म्स में आपको बताना है कि निम्नलिखितों में से कौन सबसे उन्नत है। उन्नत मतलब सबसे आखिरी में कौन हुआ, सबसे पहले कौन हुआ, बाद में कौन हुआ। आपको केवल पहचान करनी है, आपको नंबरिंग से नहीं लगाना। आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए? शार्क मछली, दूसरा चमगादड़, ऑप्शन सी दिया हुआ है पाइथन या अजगर, ई गिद्ध, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, शार्क क्या है? मछली है, तो ये किस में आएगी? मीन या पाइसेस के अंदर। पाइसेस मीन के बाद क्या बना? इसके बाद बने आपके उभयचर या एम्फीबियन। तो क्या इसमें कोई उभयचर या एम्फीबियन है? तो नहीं है। फिर कौन बने? फिर बने सरीसृप या रेप्टाइल्स, ठीक है। पहले पाइसेस आई, पाइसेस के बाद कौन आया? आपके आए एम्फीबियंस या उभयचर, उभयचर के बाद आए सरीसृप या रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद आएंगे एप्स या बर्ड्स, और फिर आएंगे स्तनधारी या मैमल्स, ठीक है। ये चरण आपको याद रखना है। इसको कैसे याद रखेंगे? परम से, परम से याद रख लीजिएगा, गलती नहीं होगी। पी से पाइसेस या मछली, ए से एम्फीबियन या उभयचर, आर से रेप्टाइल या सरीसृप, ए से फिर आ जाएगा एप्स या बर्ड्स या चिड़िया, और एम से मैमल। तो परम से याद रखेंगे इसे। अब देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो चमगादड़ क्या है? मैमल है, स्तनधारी है। अजगर क्या है? सरीसृप है या रेप्टाइल है। और गिद्ध क्या है? चिड़िया है या बर्ड्स, ठीक है, एव्स है। तो अब इसको लगा लेते हैं। परम के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले पी ए, है ना, ये वाला ही है इसमें, चिड़िया वाला। तो इसके साथ सबसे आखिरी में कौन आएगा? एम या स्तनधारी। कौन स्तनधारी है? बी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रश्न नंबर 680 का आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 681 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि तने को काट कर जो खेतों में लगाया जाता है, तो किसकी खेती में लगाया जाता है तने को काट कर? तने को काट के लगाने का मतलब है सीधे ज़मीन में गाड़ देना, है ना, ग्राफ्टिंग से नहीं है। चलिए, आपके ऑप्शन देख लेते हैं। तो गन्ना है क्या मैंगो या आम है, क्या केला है कि टमाटर है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अगर थोड़ी बहुत जो गाँव से जुड़े हुए लोग हैं उनको अंदाज़ा होगा कि कैसे टमाटर होता है, उसको क्या करते हैं, छोटी छोटी पौध लगाते हैं, है ना, थोड़ी जड़ें होती हैं उसमें। आजकल टमाटर लगाया जा रहा होगा। केला, तो केले की जड़ लगाते हैं, ठीक है। टमाटर की भी पौध लगती है, अगर उसका तना काट के लगा दो तो पेड़ मर जाएगा। आम, आम के लिए भी जड़ की ज़रूरत है, बगैर जड़ के नहीं लगेगा। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें स्टेम ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया होती है, दूसरी एक कोई लाके उसके ऊपर जड़ होनी चाहिए, पर उसमें भी उसके बगैर आम पैदा नहीं होगा। गन्ना ऐसा, इसके छोटे छोटे टुकड़े, जो ईख या गन्ना होता है उसमें क्या होता है, इस तरह का बना होता है। यहाँ से काटते जाइए, एक दो तीन, और ये जो है ये गाड़ दीजिए ज़मीन में, धीमे धीमे इसमें से निचले हिस्से में से जड़ें फूट जाएंगी, इसको कहते हैं स्लिट रूट्स, है ना, और वो नया पेड़ बना लेगी गन्ना।
गुलाब में भी जो है स्टेम कटिंग से काम होता है, तना काट के लगाते थे तो गुलाब में जड़ें फूट जाती हैं। बोगनवेलिया में भी ऐसा होता है। तो कई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 681, घास में भी होता है। जो कारपेट ग्रास आजकल लोग गार्डन में लगाना पसंद करते हैं, उसमें भी जो है उसका थोड़ा सा लगा दीजिए घास को, अपने आप फैल जाएगी। तो प्रश्न नंबर 681 हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। चंदमनी से IAS अकेडमी BPSC 67 तो 68 के लिए लेके आया है मेंस ऑप्शनल कोर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलोसफी, LSW, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-2255-086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 682 आपके सामने है। इसमें आपको देखना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है केसर जो है वो बीज से उत्पन्न होता है, सेफ्रॉन। ऑप्शन बी कह रहा है ओपियम जो है वो ओपियम कैप्सूल से या अफीम कैप्सूल से मिलता है। जूट तने से मिलता है या स्टेम से। और जिंजर जो है अदरक राइजोम से मिलती है। तो बताइए, ये तो हमने देख ही लिया अभी पीछे प्रश्न में कि अदरक क्या है, स्टेम है या राइजोम है। जूट तने से मिलता है। जूट का क्या होता है, काट के इसको पानी में भिगो दिया जाता है और जो तना होता है वो गल जाता है, फिर उससे जूट की रस्सी बनाई जाती है ना। अंग्रेज़ों के ज़माने में जूट की खेती खूब की जाती थी। अब तो जब से नायलॉन और प्लास्टिक आ गया मार्केट में, इसका उपयोग उतना नहीं रह गया है। खैर, वापस आते हैं प्रश्न पे। अफ़ीम। अफ़ीम ओपियम कैप्सूल है ना, फूल से मिलता है। जो अफ़ीम मिलेगा, ओपियम जो इसकी कली होती है उससे दूध निकाला जाता है, उससे अफ़ीम बनती है। ठीक है। केसर। केसर जो होता है वो बीज से ना होके फूल का जो स्टेमिन होता है उससे बनता है। स्टेमिन और पिस्टल से अंदर वाला भाग जो होता है। अगर मान लीजिए फूल का जो पराग वाली डंडियां हैं उनसे बनता है, उसको सुखा लिया जाता है। ये हिस्सा पत्तियाँ वत्तियाँ सब फेंक देते हैं, उससे बनता है। नहीं का चुनना था तो यही नहीं है, यही ऑप्शन हो जाएगा। केसर कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा होता है हमारे देश में जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और सुनिए, और एक प्रकार की लैंड है जिसको बोला जाता है करेवा, है ना, इसी में सेफ्रॉन की खेती होती है। जम्मू कश्मीर में मिलती है ये, घाटी या वैलीज़ में मिलेगी, है ना, करेवा फाउंडेशन। चलिए, प्रश्न नंबर 682 हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 683 आपके सामने प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे छोटी मौजूद हड्डी है। ऑप्शन ए मेलिस, ऑप्शन बी वॉमर, सी स्टेपीज, डी फ्यूमर। तो देखिए, तीन हड्डियां हैं, अब इसमें दो ही दी हैं। ठीक है। मेलिस जो है ये और स्टेपीज, ये दोनों हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं, कान में। ठीक है। फ्यूमर ये आपके पैर की हड्डी होती है और सबसे बड़ी आपके शरीर में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी, फीमर। ठीक है। ये स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है, कहाँ होती है, कान में। मेलिस जो है ये भी कान में पाई जाती है। और जो वॉमिर दी हुई है ये है नाक की हड्डी। नाक में एक आगे होती है कार्टिलेज, जो मुलायम वाला भाग है। जो पीछे वाला भाग है उसमें दोनों में जो विभाजन करता है नाक के छिद्रों में, नेसल कैविटी में, वो ये हड्डी होती है वॉमिर। ठीक है। ऑप्शन बी जो बता रहा है। देखिए, थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि जैसा प्रश्न देखने को मिल रहा है वही आ जाए, इसलिए सारे ऑप्शन डिस्कस करना ज़रूरी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 684 आपके सामने प्रश्न कह रहा है जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका रक्तचाप आमतौर पर क्या हो जाता है, क्या वो बढ़ जाता है, क्या वो घट जाता है, क्या उतना ही रहता है, या व्यापक रूप से भिन्न होता है, वेरीज वाइडली। तो देखिए, रक्तचाप क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, जो हमारा खून है वो क्या कर रहा है, वो जो आर्टरीज हैं उन पर जो प्रेशर लगा रहा है, जो दबाव बना रहा है, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो खून दबाव बनाए वो ब्लड प्रेशर। ठीक है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आदमी की वृद्धावस्था आती है, तो उसमें क्या होता है, जो आर्टरीज हैं या वेन्स हैं ये क्या होती हैं, ये इनमें मुलायमता कम हो जाती है और धीमे धीमे हार्ड होने लगती है समय के साथ, है ना। बुढ़ापा आ जाता है, नए सेल बनते नहीं हैं। तो वृद्धावस्था में जब ये जो आर्टरीज हैं, है ना, जो रक्त वाहिका हैं, ये जब
कड़ी होने लगती हैं तो क्या है, रक्त का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, केवल इसलिए क्योंकि आर्टरी जो है हार्ड हो गई, तो क्या होगा, इंक्रीजेज या बढ़ जाएगा बुढ़ापे में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 685 आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि ईयरगॉटिज्म इज ड्यू टू ईटिंग ऑफ। ईयरगॉटिज्म किसकी वजह से होता है, क्या खाने की वजह से? क्या दूषित पानी पीने से होता है, क्या दूषित अनाज खाने से होता है, सुरक्षित पका हुआ भोजन खाने से ईयरगॉटिज्म होता है, बताइए। ऑप्शन डी कह रहा है सड़ी हुई सब्जियां खाने से होता है। तो देखिए, सुरक्षित पका हुआ भोजन हमारे शरीर के लिए सदैव अच्छा है, ये तो होगा नहीं। अब ईयरगॉटिज्म क्या होता है? ईयरगॉटिज्म क्या है कि ये एक तरह के ना कवक रोग है ना, फंगल डिसीज है। किसमें होती है? पेड़ों में। जो राई का पौधा होता है उसमें एक बीमारी होती है ईयरगॉट, ईयरगॉट भी बोलते हैं हिंदी में। ईयरगॉट ऑफ राई जो है ये एक तरह का कवक है या फंगी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो ये क्या करता है, जो अनाज है उसको खराब कर देता है। ठीक है, अब ऐसा अनाज जो कि खराब हो चुका है, उसका जब हम जो है उसको खाया जाएगा या उसको कंज्यूम किया जाएगा तो वो जो बीमारी उत्पन्न करेगा मानव शरीर में उसको बोला जाएगा ईयरगॉटिज्म। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, सड़ा हुआ या खराब अनाज खाने की वजह से जिसमें ईयर गॉट वाली बीमारी लगी हुई। ठीक है, प्रश्न नंबर 685 का ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। चंदमनी IAS अकेडमी 68वीं BPSC के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज लेके आया है। इसमें 41 टेस्ट जो है वो विद डिस्कशन कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-225508 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 685 तक आज हम लोगों ने चर्चा कर ली है। कल हम लोग उनकी मुलाकात फिर होगी। प्रश्न नंबर 686 से श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।